अस्पताल के कॉरिडोर में मैं पागलों की तरह भागती हुई जा रही थी। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी, बाल बिखरे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था, किसी भी याद से पूरी तरह खाली। क्या वाकई ये सच था? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा था। अचानक मैं किसी चीज़ से जोर से टकराई थी। मेरा दिमाग में तूफान सा चलने लगा और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और आंखें बंद करने से पहले जो मंजर मैंने देखा था उसमें उसी शख्स का चेहरा था जो थोड़ी देर पहले मेरे सिर पे बम फोड़ चुका था और जिससे मैं भाग रही थी, फिर भी उसी शख्स के आगोश में गिर पड़ी थी। मुझे किसी के लगातार रोने की आवाज़ से होश आया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पास लेटा है और बार बार मुझे छेड़ रहा है। अचानक मेरी आंख खुली तो दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ भी याद न हो, अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी का कोई भी लम्हा। मैं याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिर में दर्द होने लगा। ऊपर से कोई लगातार रोए जा रहा था। अचानक मैंने गर्दन तिरछी करके देखा तो वो छोटा सा बच्चा था जो बार बार मुझे अपने नन्हे हाथों से ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ पल तो बिल्कुल खाली खाली निगाहों से उसे देखती रही। ये बच्चा कौन था, किसका था और ये मेरे पास क्यों लेटा हुआ था? इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, अचानक मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नज़र बच्चे से हटाकर सामने देखा तो कोई 30-35 साल का आदमी था जो बहुत ही बेचैनी से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में बेहिसाब जज्बात थे। मैं अजीब सी हालत में फंस चुकी थी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा था जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था। अचानक उसने मेरे पास से रोते हुए बच्चे को उठाया और उसका माथा चूमा, उसे सहलाने लगा और फिर मुझे देखकर बोला, ये देखो परिनिधि, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना मुझसे तो ये संभला ही नहीं जा रहा था। लगातार रोए जा रहा है। अब जब तुम्हें होश आ गया है तो अब तुम ही इसे संभालो। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, वरना मैं भी जिंदा न रह पाता। ये कहते ही उसकी आंखें छलक पड़ी और वो मेरे पास बिल्कुल पास आकर बैठ गया। मैं अब भी उसे खाली खाली निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, कौन हो तुम और मैं कौन हूँ? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैंने उस अजनबी से हकलाते हुए पूछा जो मेरा अपना होने का दावा कर रहा था। उसने एकदम से मुझे अपने साथ लगा लिया, कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए इस सच्चाई को मानना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो हादसा हमारी यादें छीन कर ले गया, मगर ये सच्चाई है परिनिधि और इसे ठुकराया नहीं जा सकता। तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मगर मुझे सब कुछ याद है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और इस बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसे देखो, मेरी आंख। अचानक उसने मेरी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। मैं विक्रम हूँ परी, तुम्हारा विक्रम, तुम्हारा पति और ये बच्चा। अचानक उसने अपनी गोद में पड़े उस मुश्किल से 6 महीने के बच्चे को प्यार से देखा। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है परी, हमारा बेटा सूरज। और मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं बिल्कुल सपाट चेहरा और खाली निगाहों से उसे देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो मेरा पति है और ये बच्चा मेरा है, तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैंने इस आदमी को पहली बार देखा है? और ये बच्चा, ये मेरा कैसे हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर मैं उसकी माँ थी तो चाहे मेरी याददाश्त चली क्यों न गई हो, फिर भी मुझे खबर होनी चाहिए थी कि ये मेरा बच्चा है। उसे देखकर मेरे दिल में ममता के जज्बे पैदा होने चाहिए थे, मगर मैं बिल्कुल जज्बों से खाली। कभी सामने बैठे उस शख्स को देखकर, कभी उसके गोद में लेटे उस बच्चे को देखती। अचानक मेरा सिर जोर जोर से चकराने लगा और मैंने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और कहने लगी, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ले जाओ इस बच्चे को भी, मैं तुम्हें नहीं जानती, ना इस बच्चे को जानती हूँ। मैं झुंझलाए हुए अंदाज में चिल्लाई थी और आंखें बंद करके लेट गई। दिमाग अभी बिल्कुल कोरे कागज जैसा था जिस पर अतीत का एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ था। थोड़ी देर तक मैं वैसे ही पड़ी रही, फिर आंखें खोलकर देखा तो वो वहां से चला गया था।
और बच्चे को भी साथ ले गया था। मैं खाली कमरे को ताकने लगी थी और मेरे अंदर और ज़्यादा खालीपन सा आ गया था। तो क्या जो वो कुछ कह रहा था वो सच था? वो मेरा पति कैसे हो सकता है? और वो बच्चा, मैंने अचानक ही उस बच्चे के बारे में सोचकर अपना पेट पर हाथ रखा। अगर वो बच्चा 9 महीने तक मेरे पेट में पलता रहा था और अगर मैं वाकई याददाश्त गंवा चुकी हूँ, तो अब भी मुझे कुछ तो लगाव महसूस होना चाहिए था उस बच्चे से, मगर वो बिल्कुल मेरे लिए अजनबी था। मुझे अचानक ही अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। मैंने अपने सिर पर हाथ रखा तो वहाँ पट्टी बंधी हुई थी। न जाने मेरे साथ क्या हुआ था। ये कैसा हादसा था जो मेरी सारी याददाश्त मिटाकर चला गया था। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी हस्ती, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया था। मैं हर रिश्ते के लिए अजनबी बनकर रह गई थी। मैं यकीन करती भी तो कैसे? जब अगली बार मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में थी। वो कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मैं कुछ देर तक तो उस खाली खाली नज़रों से उस छत को घूरती रही। फिर जब दिमाग थोड़ा सा जागा तो मुझे एकदम से झटका सा लगा। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। चारों ओर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। एक पल के लिए जैसा मैं सन्न रह गई, क्योंकि कमरे के सामने ही दीवार पर एक बड़ा सा फ्रेम टंगा हुआ था जिसमें मैं दुल्हन बनी और एक खूबसूरत पोज में खड़ी थी। और मेरे साथ खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी था जो हॉस्पिटल में मिला था और जो खुद को मेरा पति बता रहा था। उस तस्वीर में वो मुस्कुराकर मेरी ओर देख रहा था और मैं उसकी आंखों में ढेर सारी मोहब्बत लिए उसे देख रही थी। लेकिन सिर्फ तस्वीर में, हकीकत में तो मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गई थीं। क्या मेरी ज़िंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर सकती है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने ही पति को पहचान नहीं पाई थी। मैं कितनी बदकिस्मत लड़की थी। अगर ये मेरा पति था तो यकीनन वो बच्चा भी मेरा ही होगा। जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मैं बेचैन हो गई। मुझे अपने बच्चे को देखना था, उससे मिलना था। शायद हादसे ने मेरी सारी याददाश्त मिटा दी थी और मैं अपने बच्चे और अपने पति को पहचान ही नहीं पाई थी। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैं उनकी मोहब्बत को उनकी आंखों में देख नहीं पाई और अजनबी बनी रही। इससे पहले कि मैं बिस्तर से नीचे उतरती और नंगे पांव ही दौड़ी हुई कमरे से बाहर जाती, अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही पति था, जिसे मैं पहचान नहीं पाई थी। वो खूबसूरत और नौजवान मर्द था। कदम कदम चलता मेरे करीब आ रहा था और मैं बिल्कुल सख्त सी बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और शिद्दत थी। वो मेरे पास आकर मेरे पहलू में बैठा और मेरे बाल मेरे कानों के पीछे सहेजते हुए कहने लगा, मेरी परी को होश आ गया और यकीनन तुम जान गई होगी कि मैं तुम्हारे लिए अब अजनबी नहीं, तुम्हारा अपना पति हूँ। ये कहते ही उसने मेरे माथे पर अपने होंठ रख दिए थे, जिससे मेरे गाल तपने लगे। मैं बिल्कुल हैरानी की हालत में उसे देख रही थी। यूँ लग रहा था जैसे इस मर्द से ज़िंदगी में पहली बार मिल रही हूँ। भला ऐसा भी कभी होता है कि जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हों, वो अचानक आपके सामने आए और आप उसे पहचान ही ना पाओ, उसके लिए अपने दिल में कोई नर्म कोना महसूस ही न कर पाओ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो कुछ लम्हे मुझे गहराई से देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, वरना जिस तरह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था। तुम पूरे 3 महीने कोमा में रही और फिर तुम्हें होश आया तो कुछ भी याद नहीं था। ये मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि तुम्हें मेरी सारी मोहब्बत और चाहत भूल चुकी हो, मगर फिर भी मैंने शुक्र अदा किया कि तुम जिंदा तो हो। रही बात मोहब्बत और चाहत की, तो वो तो मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा दूंगा कि गुजरे वक्त की सारी कमी पूरी हो जाएगी। इतने दिनों से तुमसे दूर था, अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था। तुम्हें पता है परी, मैं तुम्हें पाने के लिए कितनी जंगें लड़ी हैं, तुम्हारे घर वालों से, अपने घर वालों से, और फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाई है। और हमारी मोहब्बत की निशानी हमारा बेटा सूरज, जब वो पैदा हुआ तो इस कदर खुश थी और मुकम्मल महसूस कर रही थी। तुम कह रही थी कि मुझ जैसा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा जिसे सब कुछ मिल गया, और मैं तुमसे कहता कि खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे तुम मिली हो परी। ये कहते कहते वो मुझसे प्यार भरी शरारतें करने लगा। मेरे दिल के तार हिलने लगे थे
और मुझे यकीन सा होने लगा था कि यही है जिसे मैं प्यार करती हूँ, और मेरा पति भी, जिससे शायद कभी माजी में मैंने मोहब्बत की थी और जिसके नाम से मैं अब तक वाकिफ भी नहीं थी। उसने जैसे मेरे आंखों के सवालों को भांप लिया था और कहने लगा, मैं तुम्हारा विक्रम हूँ परी, इस नाम को तावीज़ की तरह गले में लटका लो ताकि कभी भी ना भूल सको। ये कहते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, बिस्तर पर पटक दिया। उसका दीवानापन मेरी रगों में खून की तरह तेज हो रहा था। अचानक मेरे लबों से निकला सूरज, तो वो एकदम से ठहर गया। कहने लगा, क्यों नहीं, सूरज हमारा बेटा है और वो सो रहा है, क्यों ना उसके जागने से पहले हम थोड़ा सा प्यार कर लें। इतने दिनों से तरसा हुआ हूँ मैं, तुम क्या जानो कि तुम्हारे बिना इस बिस्तर पर कैसे रातें काटी हैं मैंने। वो मेरे कानों में अपनी मोहब्बत की मिठास उड़ेल रहा था और मैं उसकी मधोस आवाज़ के नीचे दब गई थी। फिर उसने मुझे अपना बेपनाह प्यार का इजहार किया तो मेरा अंग अंग महकने लगा। मैं अपनी माजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत खुश थी। विक्रम की संगत ने मुझे एक नई जिंदगी बख्श दी थी और मैं उस जिंदगी में जीना चाहती थी। विक्रम और सूरज के साथ मैं एक नई दुनिया बसा ली थी। वो मुझे हर बात याद दिला रहा था, हर उस जगह ले जा रहा था जहां हमने कीमती वक्त बिताया था। मैंने उससे अपने माता पिता के बारे में पूछा तो वो उदास सा हो गया और अपनी नजरें झुका ली। मैं उसे देखकर जैसे अंदर तक कांप गई थी। अपने दिल पर हाथ रख लिया। मैंने कहा, क्या बात है विक्रम, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो ना। तो उसने अफसोस से सिर हिलाया और कहने लगा, आई एम सॉरी परिनिधि, मैं तुम्हें ये खबर सुनाना तो नहीं चाहता था क्योंकि तुम पहले ही बहुत सदमे में थी, मगर सच्चाई भी तुमसे छुपाना बहुत बड़ी जाती होती। असल में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और जब उन्हें तुम्हारे हादसे की खबर मिली तो वो पहली फ़्लाइट से मुंबई आ रहे थे। फ़्लाइट क्रैश हो गई और वो दोनों, विक्रम ने बात अधूरी छोड़ी थी और मैं बिल्कुल ज़मीन पर बैठती चली गई, अपने बाल मुट्ठियों में भींच लिए और जोरों कतार रोने लगी थी। विक्रम ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मेरा सर चूमने लगा, कहने लगा, परी, काश कि मैं तुम्हारा ये गम हल्का कर सकता, मगर मेरी जान, मेरे पास और कोई चारा नहीं था तुम्हें बताने के अलावा। बस सब्र से काम लो, इधर मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ और हमारा बेटा सूरज, जिसके लिए तुम्हें जीना है। हमें अपनी एक नई दुनिया बसानी है। मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी। वो मेरे गाल चूमने लगा था और मेरा माथा चूम कर कहने लगा, मेरा बस चले तो तुम्हारे वजूद के अंदर से हर गम निकाल लूं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वक्त के साथ तुम संभल जाओगी। मैंने उसके सीने से सिर छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी थी। कितनी बदकिस्मत लड़की थी कि जिसे अपने माता पिता का चेहरा तक याद नहीं था। मैं अपने माता पिता के गम से बिल्कुल टूट गई थी, मगर विक्रम ने मुझे संभाल लिया था। वो मेरा इस कदर ख्याल रखता था जैसे छोटे बच्चों का रखा जाता है। बहुत जल्द मैं अपनी नॉर्मल दुनिया में लौटने लगी थी, मगर मैंने उससे जिद करना शुरू कर दिया था कि मुझे अपने माता पिता के घर जाना है, शायद कुछ याद आ सके। तो कहने लगा, वो कोलकाता में रहते थे, मैं जब बहुत जल्द तुम्हें वहाँ ले चलूँगा, तुम परेशान मत हो। और जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो वो कहने लगा, मैंने तुमसे शादी उनसे जिद करके की थी, इसलिए वो मुझसे नाराज़ हैं, यहीं मुंबई में रहते हैं। मैं बहुत जल्द उनसे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। और मैंने सिर इस बात में हिला दिया। मुझे विक्रम की बताई हुई हर बात पर यकीन आने लगा था। मैं सूरज और विक्रम के साथ खुश रहने लगी थी। विक्रम सुबह का गया हुआ रात को लौटता था। जब मैं उससे पूछती कि वो क्या काम करते हैं, तो कहता, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब करता हूँ। मैंने महसूस किया था कि सूरज मुझसे कुछ खिंचा खिंचा रहता है, मगर फिर भी सोचती कि मैं 3 महीने उससे दूर रही थी, शायद इस वजह से वो मुझसे घुल नहीं पा रहा है। मैं उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती थी, हर वक्त उसका ध्यान रखती थी, उससे ज़्यादा तो हमारे घर में मौजूद आया ही उसका ख्याल रखती थी। वो उसके पास बहुत खुश रहता था। वो कोई 3 साल की सादा सी लड़की थी जो मेरा, विक्रम का और इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सूरज उसके साथ इस कदर घुला मिला हुआ था जैसे वो उसकी सगी माँ हो। मैं कभी कभी उससे पूछती तो वो मुस्कुरा देती, कहती, मेम साहब,
मैंने ही आज तक सूरज को संभाला है, क्योंकि आप तो 3 महीने तक बेहोश थीं, इसलिए अब ये मुझे माँ समझने लगा है। वो मुस्कुरा कर कहती और मैं भी मुस्कुराने लगती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा था और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगी थी। कभी कभी मुझे अतीत को लेकर बहुत बेचैनी सी होती थी और मैं चीखने चिल्लाने लगती थी। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हो गया है, और फिर विक्रम ही मुझे संभालता था। जब मैं रात के वक्त किसी बुरे ख्वाब से जाग जाती और चिल्लाने लगती, वो मुझे अपने सीने से लगा लेता और मेरे सारे डर दूर हो जाते थे। मुझे बड़े ही अजीब अजीब सपने आते थे, जिनमें विक्रम कहीं भी नहीं होता था, बल्कि अजीब से लोग होते थे जिन्हें मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। अब मैंने विक्रम से जिद करना शुरू कर दी थी कि मुझे कोलकाता जाना है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। आखिर कोई तो होगा ना जिससे मिलकर मुझे अपनापन महसूस हो, या कोई याद जो मेरे जहन में ताज़ा हो जाए। और आखिरकार मेरी जिद के चलते विक्रम मुझे कोलकाता ले गया। वो मुझे एक घर ले गया जिस पर ताला लगा हुआ था। जिसने एक चाबी से ताला खोला तो मैं बहुत बेसब्री से अंदर दाखिल हुई थी। विक्रम ने कहा था कि ये मेरा घर है जहाँ मैं रहती थी। मैंने उस घर की दीवारों पर हाथ फेरा, सारे कमरों में घूम फिर कर आई। वहाँ फ्रेम में मेरी तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें मैं हंसती मुस्कुराती नजर आ रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप की तस्वीर भी उसके कमरे में टंगी हुई थी, जिसे मैं बहुत देर तक देखती रही और उस फोटो पर अपनी उंगलियां फिराती रही। जाने क्यों मेरे अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ पराया पराया और अजनबी सा लग रहा था। शायद मेरी यादों ने मेरे जहन और मेरे एहसास भी मुझसे छीन लिए थे। मैंने बेमन उस फ्रेम को वापस रख दिया और विक्रम से कहा, मुझे यहाँ से घर ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। विक्रम ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, काश मैं तुम्हारे हर गम का इलाज कर पाता, मगर जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनके साथ ही जीना पड़ता है। जिंदगी का यही नाम है, मगर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तुम वादा करो कि तुम कभी छोड़कर मुझे नहीं जाओगी। मैंने कहा, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तुम ही तो हो, इकलौता सहारा हो मेरे जीने का, वरना अब तक तो मैं मर चुकी होती। उसने कहा कि तुम्हें 7 जन्म तक मेरे साथ जीना है, मरने की बातें क्यों करती हो? ये कहते ही वो मुझे वापस मुंबई ले आया, मगर हम अपने घर की बजाय किसी और जगह जा रहे थे। मैंने हैरानी से विक्रम से पूछा तो कहने लगा कि मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैंने दिल में ये ठान लिया था कि अब मैं उन्हें ही अपने माता पिता मानूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता तो रहे नहीं। विक्रम मुझे अपने घर ले गया। विक्रम की माँ मुझे बहुत खुशी से मिली थी, मेरे माथे पर प्यार किया, कहने लगी कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, मेरी सोचों से भी ज़्यादा। बेशक तुम्हारे लिए तो विक्रम किसी भी हद तक जा सकता था, और देखो उसने तुम्हें पा ही लिया। मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो उनकी बातें हैरान कर रही थीं, क्योंकि विक्रम का कहना था कि उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, मगर उनके लहजे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे मुझसे मिलकर, और मैं भी बहुत खुश थी। और मैं अपनी किस्मत पर भी रश्क कर रही थी कि मुझे विक्रम जैसा पति मिला है, जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे एक आंसू पर तड़प उठता है। मुझे अपने आप हवा में तैरता हुआ लग रहा था, मगर सूरज की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पा रहा था और हर वक्त काजल के साथ ही रहता था। वो भी सूरज से इस कदर घुली मिली लगी रहती थी जैसे वो हकीकत में उसकी माँ हो। और अब मैं सूरज को अपने ही कमरे में सुलाने लगी थी। मैं अपने बेटे से जुड़ना चाहती थी, उसे खुद से दूर करना नहीं चाहती। बाकी भी प्रेम ने कहा था कि तुम उसे काजल के हवाले ही कर दो, ये उसी के साथ बहल जाता है, तुम्हें तंग करेगा, परेशान करेगा। और मैं कहती कि मैं उसकी माँ हूँ, अगर उसने तंग कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं उसे खुद संभाल लूँगी। विक्रम की बात सच ही थी, क्योंकि सूरज मेरे पास सोता ही नहीं था। जब वो बहुत ज़्यादा रोने लगता तो अचानक ही काजल कमरे में आ जाती, कहने लगती, मेम साहब इसे मेरे हवाले कर दीजिए, ये आपको परेशान कर रहा है, ये मेरे साथ ही सो जाएगा, अब रिलैक्स होकर सो जाइए। वो जैसे नरमी से कहती और मैं न चाहते हुए भी सूरज को उसके हवाले कर देती। न जाने सूरज को क्या था, वो अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर रहा था। विक्रम मुझे तसल्ली देता और अपने साथ लगाकर सुला लेता,
कहने लगता कि आजकल के बच्चे माँओं से ज़्यादा घर में काम करने वाली आया से खुश रहते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि माँ तो तुम ही हो उसकी। मगर न जाने क्यों मुझे हर वक्त एक बेचैनी सी घेरे रहती थी। यूं लग रहा था जैसे मैंने अपनी दिशा से भटक चुकी हूँ और जबरदस्ती किसी दूसरे पहलू के इर्द गिर्द घूम रही हूँ। कभी कभी मैं इतना सोचती कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता और मैं चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ती, बेहोश हो जाती। बेहोशी की हालत में मुझे अजीबोगरीब से मंजर दिखाई देते थे जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थे। उनमें ना तो विक्रम होता, न सूरज, न कोई और, बस कुछ अजीब से लोग होते जो मुझे दूर से आवाजें देते रहते थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो मुझे किसी और नाम से पुकारते थे। एक रात ऐसे ही मुझे एक सपना आया। मैं एकदम से उठ बैठी, पसीने से मेरा शरीर भीगा हुआ था। विक्रम गहरी नींद में सो रहा था, वरना वो मेरे उठते ही जाग जाता था। मैंने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं धीरे से उठी और दरवाज़ा खोलकर नीचे लॉन्च में आने लगी। लॉन में आने से हल्का सा अंधेरा था। इससे पहले कि मैं लाइट जलाती और फ्रिज की तरफ जाती, मुझे किसी की सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो। मैं न चाहते हुए भी दरवाजे के पास खड़ी होकर कान लगाकर सुनने लगी। भला काजल इस वक्त जाग कर क्या कर रही थी और किससे बात कर रही थी? मुझे जिज्ञासा ने घेर लिया था और यही जिज्ञासा मुझ पर हकीकतों के कैसे दरवाजे खोलेगी, मुझे अंदाजा ही नहीं था। वो काजल शायद अपने पति से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। सूरज के पापा विक्रम साहब बहुत गुस्से वाले हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने होशियारी की और जरा भी कुछ भी किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और मुझे यकीन है कि वो मुझे जान से मार ही न डालें। बड़े जालिम हैं। अब तुम ही देखो ना, एक मासूम लड़की को कैसे इन्होंने कैद कर रखा है, अपनी बीवी बना रखा है। उसकी याददाश्त क्या चली गई? विक्रम साहब ने तो उसे एक नई कहानी ही सुना दी है। सूरज को भी उसका बेटा बना दिया है। मैं तो अपने सूरज को किसी को हाथ भी न लगाने देती, मगर मजबूरी है, क्या करूं? ये कहते ही उसने सूरज का माथा चूम लिया। मैं खिड़की के सुराख से देख रही थी और मेरा पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। ये मैं क्या सुन रही थी? इतना बड़ा धोखा हुआ था मेरे साथ। इससे पहले कि मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ती, मैंने जल्दी से किसी चीज का सहारा लिया, मगर फिर भी नीचे गिर गई। खिड़की के पास रखा गमला फर्श से टकरा कर टूट गया था और आवाज से काजल एकदम चौंक गई थी। मगर शायद वो मुझसे ज़्यादा होश में नहीं आई थी। इससे पहले कि वो कमरे से निकलती, मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, कमरे में घुस गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। वो तो एकदम से घबरा गई, कहने लगी, मेम साहब आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? उसे लगा शायद मैं सूरज को लेने आई हूँ, मगर मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। मैंने कहा कि मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ जो तुम फ़ोन पर कह रही थी। मुझे सच सच बताओ कि हकीकत क्या है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और विक्रम मेरा क्या लगता है? काजल मेरी बातें सुनकर बिल्कुल सांस लेना ही भूल गई थी। मैंने कहा, देखो अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है ना, तो मुझे सच सच बता दो। तुमने अगर मुझसे झूठ बोला तो मैं सूरज को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी, तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी, क्योंकि विक्रम तो मेरी हर बात मानेगा, मगर तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लेगा। ये कहते ही मैंने सूरज को झपट लिया था और वो एकदम से रोने लगी। उसने सूरज को अपने सीने से लगा लिया, कहने लगी, माफ़ कर दो, हम गरीब लोग हैं। विक्रम साहब ने हमें इस ड्रामे का हिस्सा बनाया। मैं तो विक्रम साहब के माँ बाप के घर में काम करती थी और शुरू से ही विक्रम से डरती थी, क्योंकि वो गुस्से के बड़े तेज थे, बड़े ही जज्बाती। उनके माँ बाप भी उनके लिए परेशान रहते हैं। उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, मगर वो लड़की उसे घास तक नहीं डालती थी। मैं अक्सर सुनती थी कि विक्रम उस लड़की को पाने के लिए उसके घर तक गया था। जब उसे मालूम हुआ कि उस लड़की की सगाई हो चुकी है और वो बहुत जल्द अपने मंगेतर के साथ विदा होने वाली है, तो विक्रम साहब बिल्कुल पागल हो गए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डालें। एक दिन वो शराब पीकर घर से निकले तो फिर काफ़ी समय तक वापस नहीं आए। जब 3 महीने बाद घर लौटे तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने बच्चे को लेकर मेरे फ्लैट में आ जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। खबरदार, जो तुमने परिनिधि को सच्चाई बताने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मुझे बड़े ही मुश्किलों से मिली है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा और मैं
तो गरीब थी, मजबूर थी, अगर उनकी बात ना मानती तो वो मुझे मार डालते, इसलिए मुझे मानना पड़ा। मगर आप पर बड़ा तरस आता है। जी, कैसे विक्रम साहब ने आपको उल्लू बना रखा है। शायद आप ही वो लड़की हैं जिसके लिए वो पागलों की हद तक जाने को तैयार थे। और मैंने तो ये भी सुना था कि आप अपने मंगेतर के साथ कहीं जा रही थी और विक्रम साहब की गाड़ी से आपकी टक्कर हो गई। न जाने आपके मंगेतर का क्या बना, मगर आपके सिर में गहरी चोट आई थी और आप अपनी याददाश्त खो बैठी थी। और इसी चीज का फायदा विक्रम ने उठाया। काजल के मुंह से सच्चाई सुनकर मेरे दिमाग में बम धमाके होने लगे थे। इतना बड़ा मजाक मेरी जिंदगी के साथ इस शख्स ने किया था। एकदम से मुझे उस शख्स से नफरत सी होने लगी थी। और वो जो ख्वाब में मुझे नजर आते थे, दरअसल वो ही मेरे अपने थे। वो लड़का जो मुझे बार बार पुकारता था, पायल पायल कहता, वही तो मेरा मंगेतर। क्या वो जिंदा था या मर गया? और मेरे माँ बाप कौन थे? इन सब सवालों के जवाब मुझे बस एक ही तरीके से मिल सकते थे। काजल मेरे पाँव में गिर गई, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान के लिए विक्रम साहब को कुछ मत बताइएगा, मैं आपकी विनती करती हूँ। मैंने काजल को दोनों कंधों से थाम लिया और कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे तसल्ली देकर मैं वापस कमरे में आई और आहिस्ता से बेड पर लेट गई। मुझे अब उस शख्स से घिन आने लगी थी जिसने मेरे पति होने का दावे किए थे। सामने फ्रेम में लटकी तस्वीर, उस पर भी मुझे अब यकीन नहीं था, क्योंकि वो भी इस ड्रामे का हिस्सा थी। रात यूं ही मेरी आंखों में कट गई। सुबह होते ही मैं जल्दी से उठी और बाहर चली गई। विक्रम मेरे पीछे पीछे चला आया और मुझे पकड़ लिया, पास लाकर कहने लगा, क्या बात है मेरी जान का आज मूड ऑफ लग रहा है? क्या फिर से कोई सपना देख लिया था? मुझे क्यों नहीं जगाया? वो मेरे कान में सरगोशी कर रहा था। मैंने आहिस्ता से खुद को उससे दूर किया, क्योंकि मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी। मगर होठों पर मुस्कान सजाए कहा कि मैं मम्मी जी के पास जा रही हूँ। तुम तो सारा दिन घर में होते नहीं हो, मैं बोर होती रहती हूँ, मुझे जाते हुए वहाँ छोड़ जाना। कहने लगा, सूरज तो होता है ना तुम्हारे साथ, बोरियत कैसी? मैंने कहा, सूरज तो ज़्यादातर काजल के पास ही रहता है, मेरे पास आए तो रोने लगता है। मैं काजल और सूरज को भी अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि काजल के साथ ये वहाँ बहला रहेगा। विक्रम मुस्कुरा दिया, कहने लगा, ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और मैं न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी और गाड़ी में बैठकर विक्रम के माँ बाप के घर आ गई। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और न ही कभी ज़रूरत महसूस हुई थी। जब विक्रम मुझे छोड़कर चला गया तो मैं उसकी मम्मी के पास बैठ गई। जो भी था, विक्रम की मम्मी काफ़ी मिलनसार औरत थी। मुझे काफ़ी देर तक गौर से देखती रही। कहने लगी कि विक्रम मेरा बेटा बहुत जज्बाती है, जिसको एक बार पसंद कर ले उसे पाकर ही रहता है। हालांकि मैंने उसे बहुत मना किया था कि परिनिधि के घर वाले नहीं मान रहे, तुम बाज आ जाओ। मगर न जाने उसने 3 महीनों में ऐसा क्या किया, ऐसा क्या जादू चलाया तुम पर कि तुम उसकी हो गई। वो मुस्कुरा रही थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि विक्रम की माँ भी उसकी चालाकियों से बेखबर है। एकदम से मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो परेशान हो गई। मैंने कहा कि आप नहीं जानती कि विक्रम ने मुझे कैसे पाया है, क्या आपको वाकई नहीं पता? और वो हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह से उसने मेरी याददाश्त चले जाने का फ़ायदा उठाया। वो बिल्कुल मुँह खोले मुझे देख रही थी, फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी कि मुझे अपने बेटे से हद तक पागलपन की उम्मीद न थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं विक्रम को पुलिस के हवाले ना करूँ और ये मामला पुलिस में जाए बिना ही सुलझ जाए। तो मुझे मेरे असली माँ बाप के घर छोड़ाओ। मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती, जिसने मुझे धोखे से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। और वो बिल्कुल खामोश हो गई। कहने लगी, विक्रम तो तुम्हारे बिना मर जाएगा। मैंने कहा कि अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं उसे मार दूंगी। आपका फैसला मैं आपके हाथ में है। और वो एकदम से चुप हो गई। कहने लगी, मैं तुम्हारे घर वालों का पता करवाती हूँ, तो मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। मैंने कहा, फिर मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी, मुझे उस घर में नहीं जाना। मुझे आपके बेटे के पास एक पल भी नहीं बिताना। आप कोई भी बहाना उससे कर दीजिएगा। रात को विक्रम मुझे लेने आया तो उसकी मम्मी कहने लगी कि परी कुछ दिन यहीं रहेगी। विक्रम बेटा, उसका मन यहाँ लग गया है।
वैसे भी तुम बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में देश से बाहर जा रहे हो, तब तक परी हमारे साथ रहेगी। विक्रम कहने लगा, नहीं, मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं परी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मगर उसकी मम्मी ने जोर दिया कि परी के लिए अभी सफ़र करना ठीक नहीं। और मैं भी एकदम से उठी, अपना सिर पकड़ लिया। मैंने कहा कि विक्रम, मम्मी ठीक कह रही हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम वापस आ जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मुझे हाइट फोबिया है। मुझे लगता है कि अगर मैं जहाज़ में बैठी तो फिर से किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगी। एकदम से मैं रोने लगी। विक्रम जल्दी से मेरे पास आया, मेरे आंसू पोंछे, मेरा माथा चूमा और कहने लगा, मैं तो भूल ही गया था, मुझे माफ़ कर दो। मगर क्या करूं, तुमसे एक पल भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अपनों से दूर रहना पड़ता है, मजबूरी में ही सही। और वो मुस्कुराता हुआ चला गया। मैंने जैसे ही चैन की सांस ली और विक्रम की मम्मी की ओर पलटी, मैंने कहा, मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है, खुदा के लिए मुझे ले चलिए। वो बेबसी से मुझे देखती रही, कहने लगी, मेरा बेटा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैंने कहा कि मैं भी आपकी बेटे को कभी माफ़ नहीं करूंगी, और अगर मैं उसके साथ रही तो उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी, उसे जेल में सड़ा दूंगी। क्या आपको अपने बेटे की ज़िंदगी प्यारी नहीं है? मैंने उन्हें धमकी दी तो वो चुप हो गईं। अगले ही दिन वो मुझे गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गईं। मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी थी। मैं जल्दी से जल्द अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, जिससे मैं इतने अरसे दूर रही। न जाने उनका क्या हाल होगा, और मेरा मंगेतर, क्या वो जिंदा होगा? अगर जिंदा न हुआ तो? मेरे दिल जोर जोर से धड़क उठा। इतने में वो मुझे एक बड़े गेट के सामने ले गईं। मैं जल्दी से उतरी और भागती हुई गेट की ओर बढ़ने लगी। जहन में एक अतीत की झलक सी उभर रही थी। ये गेट, ये घर मेरे लिए बहुत जाना पहचाना था, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने हाथ फेरा तो खुशी की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई, और मुझे लगा कि याददाश्त के साथ मेरे एहसास भी वापस जा चुके थे। मगर ऐसा नहीं था। मेरे एहसास जिंदा थे, उन चीज़ों से जुड़े जो मेरी अपनी चीज़ थी। मैंने घंटी पर हाथ रखा तो मेरा दिल भी धड़कने लगा। अचानक ही गेट खुला तो कोई 60 साल का बुजुर्ग बाहर निकला। कुछ लम्हों तक मुझे देखता रहा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि वो क्या देख रहा है। फिर मेरे चेहरे को अपने हाथों से छूने लगा। उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। यकीनन वो मेरे पिता थे। मैं बेइख्तियार उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगे, पायल, मेरी बेटी, मेरी जान, तुम जिंदा हो। मगर तुम्हारी तो गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे घर के अंदर ले गए। विक्रम की मम्मी भी घर के अंदर दाखिल हो गईं। मेरी माँ किचन से भागती हुई आई और पागलों की तरह मेरा चेहरा चूमने लगी, कहने लगी, मेरी पायल, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? मगर विक्रम की माँ बोल पड़ी और सब कुछ बता दिया। शायद उन्हें अंदाजा हो चुका था कि विक्रम ने क्या खेल खेला था। उसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा कर मुझे वहां से निकलवाया था, और गाड़ी दूर खाई में जा गिरी थी और तबाह हो गई थी। उसे आग लगा गई थी। एक जली हुई लाश भी साथ रखी गई थी, ताकि मेरे माँ बाप को यकीन हो सके कि वो मैं ही थी। आखिर वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे पहले से ज़्यादा उससे नफरत महसूस होने लगी। विक्रम की माँ ने सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं वादा करती हूँ कि मेरा बेटा कभी भी दोबारा पायल को तंग नहीं करेगा। हम उसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। ये कहते ही वो वहाँ से चली गईं। ये घर मुझे अपना अपना सा लग रहा था। बार बार अतीत की कोई याद मेरे जहन में लहराती और मेरे दिल जोर से धड़कने लगता। अचानक ही एक खूबसूरत सा नौजवान लड़का मेरे सामने आ गया। कुछ देर तक मुझे देखता रहा, बिल्कुल हैरानी से, जैसे हालत में। और फिर एक आंसू उसकी आंखों से गिर पड़ा। कहने लगा, पायल, मार ही डाला था तुमने मुझे। मैं तुम्हें कितना याद करता था। मैंने तुम्हारे लिए कितनी दुआएं की थी कि काश तुम लौट आओ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वो लड़की तुम थी जिसकी लाश वहाँ से निकली थी। और देखो, आज तुम मेरे सामने खड़ी हो, बिल्कुल जिंदा सलामत। वो पागलों की तरह मेरे जानिब बढ़ा और मुझे बेइख्तियार चूमने लगा। मेरे दिल में भी उसकी ओर खींचा जा रहा था। बेशक ये वही मोहब्बत थी जो मेरे अंदर उसके लिए मौजूद थी, और मेरी मोहब्बत की याददाश्त नहीं खोई थी।
मैंने उसके सीने से सिर छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगा, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। एकदम से मैंने कहा, आकाश, तुम आकाश हो ना? देखो, मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया ना। जाने मैं पहले कैसे भूल गई थी और कैसे उस लड़के की जानिब मैं खिंच गई थी। उसकी मोहब्बत पर यकीन कर लिया था। एक बार फिर मैं रोने लगी। आकाश का बस नहीं चल रहा था कि विक्रम का गला दबा दे या उसे पुलिस के हवाले कर दे। कहने लगा, वो हमारे पीछे जरूर आएगा और मैं उसका इंतजार करूंगा। मैंने आकाश की तरफ देखा और कहा, तुम पहल नहीं करोगे? मुझसे वादा करो, अगर वो मेरे पीछे ना आया तो तुम कभी उसके पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि उसकी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि उसके बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचे। आकाश कुछ लम्हों तक मुझे देखता रहा। कहने लगा, पता है 3 महीने मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं। अगर तुम अब भी ना आती तो वाकई मैं इस दुनिया से चला जाता, क्योंकि ये ज़िंदगी मुझे बहुत तंग थी। बहुत जल्दी हम शादी करने वाले थे। उस दिन हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे कि नशे में धुत एक लड़के की गाड़ी हमारी गाड़ी से जोर से टकराई और हमारी गाड़ी उलटने लगी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मैं गाड़ी से बाहर निकल आया था, मगर गाड़ी खाई में जा गिरी थी और मैं बिल्कुल बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि गाड़ी में आग लग गई थी और एक लड़की की झुलसी हुई लाश बरामद हुई थी, जिसने तुम्हारे ही कपड़े पहने हुए थे। मगर न जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आया कि वो तुम हो। मैंने तुम्हें पागलों की हद तक ढूंढा था, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मम्मी डैडी कह रहे थे कि तुम मर चुकी हो, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी पायल नहीं मर सकती। और देखो, आज मेरा यकीन मेरी आंखों के सामने है। उसने मेरा माथा चूमा और मैं उसकी मोहब्बत की शिद्दत के अंदर भर गई। उसने कहा, अब मैं एक लम्हा भी जाया नहीं करूँगा और कल ही तुमसे शादी करूँगा। तुमसे मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं आकाश की संगत में आ जाऊं, ताकि मुझे उस विक्रम नामी बला से छुटकारा मिल सके। और जो 2 दिन के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई, मैं आकाश के संग रुखसत हो गई। उसी रात हमारे दरवाजे पर कोई आया था। उसने हवाई फायरिंग की। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि विक्रम को इल्म हो चुका है और वो आ चुका है, मगर आकाश ने कहा कि वो इधर आ चुका है और अब मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, उससे पूरा बदला लूँगा। ये कहते ही आकाश गुस्से से भरा हुआ बाहर चला गया और मैं सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी। न जाने क्या होगा। अचानक ही पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो विक्रम पागलों की तरह बेकाबू हो चुका था। मेरा नाम पुकारे जा रहा था। कह रहा था कि वो मेरी बेबी है, मैं उसे लेने आया हूँ, हमारा एक बेटा भी है। मगर पुलिस ने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया और उसे हथकड़ियाँ पहना कर ले गई। यकीनन आकाश ने ही पुलिस को फ़ोन किया था। आकाश कमरे में आया तो मैं डरी सहमी सी बैठी थी, जोर से उसके सीने से लग गई। कहने लगा कि अब तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उस पर एक लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम था और तुम्हें हरास करने का भी। वो अब आसानी से जेल से नहीं निकलने वाला। मैं तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर करने की कोशिश की। ये कहते ही आकाश ने मुझे मोहब्बत से देखा और फिर पूरी शिद्दतें मुझ पर लुटाने लगा। मैंने भी पूरी तरह से खुद को उसकी मोहब्बत के हवाले कर दिया था। मेरा जिस्म, मेरी रूह आकाश की मोहब्बत को पहचानती थी और उसे कबूल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।